Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss third part of BSc first year previous year question paper explanation. फिजिकल केमिस्ट्री का हम क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी ये थर्ड पार्ट वीडियो है। पहले दो पार्ट में हम आपके 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम 45 तक क्वेश्चंस कर लेंगे और एक लास्ट पार्ट है जो बनाएंगे, उस पर हम 50 तक कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो फिलहाल हम इसे आगे बढ़ते हैं। होप मैं यहाँ नीचे से स्टार्ट करने वाला हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। स्पेस के लिए मिटाते रहेंगे, जगह बनाते रहेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आने पाएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं, आओ सीखें। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्वेश्चन से जा रहे हैं। व्हेन द डिस्पर्जन मीडियम इन इज वाटर द सॉल इज कॉल्ड। ये कोलाइड का पोर्शन है, कोलाइडल सॉल सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है। तो कोलाइडल सॉल में वो कह रहा है कि अगर डिस्पर्जन मीडियम जो बोला जाता था वो सॉल्वेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर होता है तो उसके लिए कौन सा वाला सॉल कहा जाता है? हाइड्रोसॉल, एल्कोसॉल, बेंजोसॉल या जेल। अगर आपके पास जो सॉल्वेंट अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर होता है तो उसे हाइड्रोसॉल कहते हैं। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अगर एल्कोहल डिस्पर्जन मीडियम होता तो एल्कोसॉल कहा जाता, या फिर अगर आपके पास बेंजीन एज अ सॉल्वेंट होता तो बेंजोसॉल कहा जाता। और अगर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड टाइप होता है तो उसे जेल बनते हैं वहाँ पर। तो आप इस बात को ध्यान रख सकते हो, ये सरफेस केमिस्ट्री वाले का पार्ट है। द ज्योमेट्रिकल फॉर्म कंसिस्टिंग ओनली अ रेगुलर एरे ऑफ पॉइंट इन स्पेस। तो ऐसे 3D स्पेस में छोटी छोटी यूनिट्स आपस में मिलकर के कंप्लीट क्रिस्टल बनाती है और छोटी सी यूनिट को रिपीटेशंस करते हैं, जिसको हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो उसे यूनिट सेल कहते हैं। लेकिन उसने बोला है कि ऐसे रेगुलर एरे में ऐसे पॉइंट, द ज्योमेट्रिकल फॉर्म कंसिस्टिंग ओनली अ रेगुलर एरे ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, जो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपके पास ये कोई क्रिस्टल है तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट क्या कहलाते हैं? ये लेटिस पॉइंट कहलाते हैं। तो इसका आंसर लेटिस पॉइंट हो जाएगा। अदरवाइज पूरे क्रिस्टल को क्रिस्टल कहते हैं। यूनिट सेल बोलते हैं वो छोटी सी यूनिट जिसको रिपीट कर करके हम पूरा क्रिस्टल बनाते हैं, वो यूनिट सेल कहलाता है। फिलहाल उसने पॉइंट के बारे में बात करी है, तो लेटिस विल बी द करेक्ट आंसर। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम और प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है पी वी इक्वल टू के अपॉन वी, और पी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? कांस्टेंट। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऐसा होता है, तो मैंने याद करने के लिए ऐसा बताया था कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो वैसे तो टेम्परेचर देने पर चीज़ें बॉयल होती है, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पर पी वी कांस्टेंट होता है। तो ये कौन सा लॉ है? ये है आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इस बात को समझाता है। तो करेक्ट आंसर उसमें 3-4 ऑप्शन दे थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। 3-4 ऑप्शन में से जो आंसर होगा वो बॉयल्स लॉ विल बी द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं इस पे। अच्छा, एक ये रह गया। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द फ्लूडिटी ऑफ लिक्विड। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लिक्विड की फ्लूडिटी क्या होती है? लिक्विड तेजी से फ्लो करता है, तो फ्लूडिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस करती है या इंक्रीज करती है। तो लिक्विड की फ्लूडिटी का मतलब होता है बहने का गुण। तो जब आप उसमें टेम्परेचर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मूवमेंट बढ़ेगा, और जिसकी वजह से फ्लूडिटी बढ़ जाएगी। 41 नंबर का क्वेश्चन है। अ गैस विच ओबे गैस इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस गैस को क्या कहते हैं? आपका इन गैस को इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो ऐसी गैसेस जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है उन्हें आइडियल गैस कहते हैं। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। इस क्वेश्चन को अभी करते हैं। 40 नंबर के मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। अच्छा, द हाफ लाइफ ये फॉर्मूला दिया है और आपको इससे रिलेटेड पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो 40 नंबर के क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं पहले, 39 नंबर के क्वेश्चन पे हाफ लाइफ के लिए बताना है। तो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a की पावर n-1। तो अब आपको ये बताना है कि ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे जो n होता है वो आपका ऑर्डर होता है। तो आपका इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया है? 1/2। तो n-1 की जगह कितना आएगा? 1/2। n-1 होता है जनरल फॉर्मूला, और उस n-1 की जगह यहाँ पे कितना आंसर है? 1/2। तो इसका मतलब n-1 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 1/2। तो आगे बढ़ाओगे तो -1 उधर जाएगा, तो 1/2 + 1 बन जाएगा, और सॉल्व करोगे तो इसे, तो आपके पास
कितना आ जाएगा आपके पास, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा आपका 2 1 जा 2 + 1, n की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो n की वैल्यू जब 3/2 आ गई, इसका मतलब जो आपका ऑर्डर रहा होगा, ऑर्डर ये n की वैल्यू ही जो होती है वो ऑर्डर होता है। n-1 की वैल्यू कंपेयर करोगे तो यहाँ पे हाफ है, ये पे हाफ है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब साइन है, 1/a/2 है, 1/a की पावर n-1 है। तो इसका मतलब a की पावर जो क्या होंगी, कॉमन होंगी, कॉमन होगी तो n-1 की जगह 1/2 दिया है, सॉल्व किया तो 3/2। तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू 3/2, ऑर्डर जो हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। तो 39 नंबर का क्वेश्चन हो गया। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको देखो कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहा है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट का जनरल फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की जगह 1 लगाओगे तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 लगाओगे तो सेकंड ऑर्डर, 3 लगाओगे तो थर्ड ऑर्डर, 4 लगाओगे तो फोर्थ ऑर्डर। तो उसने फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो n की जगह क्या लगा के सॉल्व कर लो इसे, मोल पर लीटर की पावर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो 1 - 1 हो गया 0, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1 × सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट आएगी वो सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। अगर मिनट में आंसर दिया होगा तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो आंसर विल बी सेकेंड इनवर्स। और इसमें जो ऑर्डर है, ऑर्डर आंसर कितना आया था अभी निकाल के, n की वैल्यू जो निकाली थी 3/2 आ गई आपके आंसर। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन, तो वैसे तो रेट की वैल्यू कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है, डेफिनेशन बोली जाती है, लेकिन टाइम टेम्परेचर सब दिया है। तो इनमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है, जो रेट कांस्टेंट के जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो रेट कांस्टेंट आरएनएस इक्वेशन पढ़ाई जाती है, वो ये होती है। तो K = A e⁻ EA/RT, जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, गैस कांस्टेंट और ये T टेम्परेचर और ये आरएनएस कांस्टेंट होता है। तो जो रेट कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक होती है तो घट जाता है, किसी भी रिएक्शन पे बढ़ता है, या एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडो मतलब हीट को लेना, और जितनी जल्दी हीट लेगा उतनी रेट फास्ट होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ही रेट बढ़ता है, एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड का रेट बढ़ता है। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल भी बताता है। लेकिन अभी आप ध्यान रखोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर बोला जाए तो वैसे तो जनरली रेट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ता है, लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में रेट बढ़ता है, बाकियों में नहीं बढ़ता। गोल्ड नंबर इज अ मेजरमेंट ऑफ, तो गोल्ड नंबर की जो डेफिनेशन होती है, गोल्ड नंबर किसको मेजर करता है, किसी भी आपके पास क्या होता है कि जब आप कोलाइड का फॉर्मेशन करते हो, तो कोलाइड का फॉर्मेशन करने के लिए जब आप ब्रेडिगार्ग मेथड से कोलाइड बनाते हो तो उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हो। तो इलेक्ट्रोलाइट मिलाने के बाद वो कोगुलेशन में बदल जाता है, मतलब उसका कोगुलेशन होने लगता है या फ्लोक्यूलेशन होने लगता है। तो कोगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन से गोल्ड की वो अमाउंट मिलाओ जो उसका कोगुलेशन होने से क्या कर दे, प्रोटेक्ट कर दे, तो उसे प्रोटेक्टिव कोलाइड या प्रोटेक्शन कोलाइड कहते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइड को या गोल्ड सॉल्ट को मिलाया जाता है। तो गोल्ड की वो अमाउंट जो क्या कर दे, किसी इलेक्ट्रोलाइट के NaCl के 1% NaCl के 10% के 1 ml को मिलाने पर, मतलब इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर उसका कोगुलेशन होने से रोक देती है, उसे उसका गोल्ड नंबर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, अमाउंट ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन में गोल्ड की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है वो होता है, या अमाउंट ऑफ गोल्ड ब्रेक टू कोलाइडल, ब्रेक ये भी नहीं होता, अमाउंट ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द कोलाइड। तो गोल्ड की वो अमाउंट जो क्या करती है, कोलाइड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन करवाती है। तो ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा इसके लिए। ग्रेटर द वैलेंसी हायर विल बी द कोगुलेशन पावर। इस क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा, मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इन चीज़ों को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। अब यहाँ पे मैं इस वाले क्वेश्चन को बोल रहा हूँ 34। तो आपके पास जैसे Na पॉजिटिव, Mg+2 और Al+3 है, और निगेटिव में बोलूँ तो Cl नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव या PO4 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3 है। तो जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा कोगुलेशन पावर इसकी होगी, मतलब कोगुलेट करवाने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट आप मिलाओगे तो NaCl, MgCl2 या AlCl3। तो AlCl3 मिलाने पर कोगुलेशन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी, जितने ज़्यादा चार्ज वाला होगा, उसकी कोगुलेट करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी।
और यहाँ पर इसमें वैलेंसी इसकी -1 है, इसकी -2, इसकी -3, तो इसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा है, जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा कोगुलेट करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होती है। ऐसा किसने कहा था? ये रूल जो था वो दिया गया था, वो दिया था हार्डी-शूल्जे ने। हार्डी-शूल्जे लॉ कहते हैं, हार्डी-शूल्जे लॉ ने इस बात को बताया था। तो आप इस क्वेश्चन पे भी बात कर चुके हो। टिंडल इफेक्ट शो किया जाता है, टिंडल इफेक्ट शोन होता है किसके द्वारा? डाइल्यूट सॉल्यूशन के द्वारा, कोलाइड के द्वारा, सस्पेंशन के या ट्रू सॉल्यूशन के। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में ही क्या होता है? टिंडल इफेक्ट, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन पे जब लाइट वगैरह पड़ती है तो कोलाइड के पार्टिकल जो होते हैं लाइट को चारों तरफ फैला देते हैं, उसकी स्कैटरिंग करा देते हैं, और उसी स्कैटरिंग की वजह से अंधेरे कमरे में लाइट बीम का चमकना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होना, या आपके पास प्रोजेक्टर से जो लाइट निकलती है वो पाथ चमकता हुआ दिखाई देता है, वो आपका सब टिंडल इफेक्ट ही कहलाता है। तो टिंडल इफेक्ट के कौन शो करते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं, इस बात को ध्यान रखोगे। एन इमल्सिफायर अ सब्सटेंस विच हेल्प डिस्पर्जन ऑफ अ लिक्विड इन अ लिक्विड का लिक्विड में डिस्पर्जन करने के लिए इमल्सिफायर यूज़ किया जाता है, या स्टेबलाइज इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए, या प्योरीफाई करने के लिए, या कोगुलेशन कराने के लिए। तो इमल्सिफायर क्या होता है? सबसे पहले तो आप इमल्शन को समझो। अगर किसी लिक्विड को किसी दूसरे लिक्विड में, मतलब डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड होते हैं, तो लिक्विड और लिक्विड मिलकर के जो कोलाइडल सॉल्व बनता है उसे आप इमल्सन कहते हैं, हिंदी में पायस कहते हैं। और उस इमल्शन को बनाने के लिए जो उन दोनों को स्टेबलाइज कराने के लिए जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट आप मिलाते हो उसे इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं, जिसे पायस या पाइसी कारक कहते हैं। तो वहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? स्टेबलाइजेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इमल्सिफायर का काम होता है इमल्शन को स्टेबलाइज करने का। फिर एक बोल रहा है स्काई लुक्स ब्लू, जो आपका बादल है, आसमान है, वो क्या होता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से दिखाई देता है, या कोलाइडल सॉल्यूशन के वजह से दिखाई देता है, कोलाइड के द्वारा स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देता है। तो ऑप्शन में स्कैटरिंग एक ऑप्शन था, तो टिंडल वो स्काई का जो ब्लू कलर दिखाई देता है वो दिखाई देता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, लाइट की स्कैटरिंग की वजह से टिंडल स्काई का जो ब्लू कलर है वो दिखाई देता है। तो होप मैंने यहाँ पे जितने क्वेश्चंस बताए हैं, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रोक दिया है क्योंकि नेक्स्ट वाले पार्ट में मुझे 5 ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करने, तो ये 40 नंबर का क्वेश्चन मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा। वैसे एक लाइन में फॉर्मूला बता सकता हूँ, बट उसमें वहीं पे क्लियर कर दूंगा क्योंकि आगे मुझे 5 ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करने। तो ये हमारा जो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर है लास्ट ईयर वाला, वो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा। कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी टॉपिक पे पर्टिकुलरली आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट करके बता दें, कॉल कर ले, नंबर भी होगा शायद मेरा उसमें। और बाकी फ़िलहाल हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।